नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में विस्तार से खबरें आपको दिखाएंगे और मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी नेगी भी मौजूद है। बिल्कुल जया, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज की बड़ी खबर बता दें आपको। आगरा में चंबल नदी उफान पर है और चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कोटा बैराज से पानी चंबल नदी में छोड़ा गया है और चंबल नदी के कई गांव में बाढ़ का खतरा हो गया है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव के संपर्क मार्ग से टूट गए हैं। चंबल नदी में उफान से तटवर्ती इलाकों में भी हड़कंप मच गया है। इधर प्रशासन के लोगों ने चौकियों में डेरा डाला है तो चंबल नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है और इसके कारण कई गांव में जो बाढ़ का खतरा है वो पैदा हो गया है। प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि कैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। और चलते नितिन फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, फिलहाल क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी, कैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है? ये बिल्कुल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। जिलाधिकारी आगरा तबू एन सिंह कल वहां मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। दरअसल जो कोटा बैराज और इधर तमाम जो बैराज हैं राजस्थान से लगते हुए, उन बैराजों से पानी लाखों क्यूसेक छोड़ा गया है। इस वजह से इसी बीच जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है तो बड़ी संख्या में चंबल नदी में पानी जो पिनाहाट की तरफ इस समय पहुंचा हुआ है और ऐसे में जो खतरे का जो निशान है 130 मीटर उसको क्रॉस कर गया है। और पिनाहाट नदी पर जो चंबल का इस समय जो वाटर लेवल है 131.20 मीटर पहुंच गया है, जो हाई लेवल से कुछ ही नीचे है और 12 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसका ये असर है। और इसको लेकर जो तमाम जो कहा जाए राजस्व की टीम है, रेवेन्यू टीम है, वो अलर्ट है। और कई हालांकि 1-2 गांव ऐसे हैं जिसमें पानी घुस गया है। कई सारे गांवों के बिल्कुल कॉर्नर पर पानी पहुंचा हुआ है। तो अब बाढ़ का खतरा है। संपर्क मार्ग भी कई सारे ठीक है। लेकिन ये बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और आपको अहम जानकारी दे। बांदा में यमुना और केन नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में अब दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि केन नदी खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है, वहीं यमुना खतरे के निशान से करीब 1 मीटर नीचे है। इन दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। नदी किनारे बसे कुछ गांव में बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है, जिससे कि कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग आवाजाही कर रहे हैं और इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी किसानों के लिए है और जो नदियों के किनारे लोग रहते हैं उनके लिए है। ये केन का इलाका है। केन नदी हमारी 105.30 मीटर पहुंच गई है। खतरे का बिंदु 104 है, तो लगभग 1 मीटर 3 सेंटीमीटर के लगभग खतरे से ऊपर है। अभी गांव में कोई खतरा नहीं है। गांव के लोग सुरक्षित हैं। उनके लिए नाव चल रही है। और चलिए इस बीच कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। राजू श्रीवास्तव को पिछले 14 दिनों से होश नहीं आया है। ब्रेन को छोड़कर पूरी बॉडी सामान्य रूप से काम कर रही है। राजू श्रीवास्तव के ब्रेन में संक्रमण भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। राजू श्रीवास्तव को न्यूरो फिजियोथेरेपी देनी शुरू हो गई है और डॉक्टर्स के मुताबिक राजू की सेहत की ग्रोथ धीमी है, लेकिन धीरे धीरे जो राजू श्रीवास्तव की हेल्थ है वो रिकवर हो रही है। और चलिए अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या अपडेट है राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर? जी देखिए, अगर बात करें तो उनका हेल्थ पूरी तरीके से बाकी जगह तो ठीक है क्योंकि शरीर पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन ब्रेन अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी। इस वजह से उनके ब्रेन में कुछ दिक्कतें हुई है, जिसको लेकर के अगर बात करें तो न्यूरो फिजियोथेरेपी देने का काम शुरू किया गया है। और न्यूरो फिजियोथेरेपी देने के बाद उनके दिमाग में कुछ असर हो रहा है। डॉक्टरों को उम्मीद है कि जल्द ही उनका जो दिमाग काम करना शुरू कर देगा, जिसके बाद वो होश में आ सकते हैं और फिर तमाम तरीके से सामान्य रूप से काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों की ओर से पूरी तरीके से यहाँ पे बेहतर इलाज दिया जा रहा है। खासतौर से अगर आप बात करें तो न्यूरो फिजियोथेरेपी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद अब देखा यह जा रहा है कि उनके ब्रेन में कुछ आराम मिल रहा है, कुछ राहत मिल रही है। डॉक्टरों को उम्मीद है कि जल्दी उनका ब्रेन पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा, फिर जिससे कि वो होश में जल्द आ सकेंगे। वहीं अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार राजू श्रीवास्तव के हेल्थ पे नजर बना के रखी हुई है। जो दिल्ली में स्थानीय आयुक्त है रिग्जियान सैम्फेल, वो लगातार परिवार के संपर्क में है। लगातार परिवार के बीच में जाके, डॉक्टरों के बीच में जाके जो भी हेल्थ अपडेट होता है उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दे रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो लगातार राजू श्रीवास्तव के लिए दुआएं भी कर रहे हैं और जो भी बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर ये अपडेट था।
न्यूरो फिजियोथेरेपी देनी डॉक्टर ने शुरू कर दी है। 14 दिनों से होश नहीं आ रहा है और ब्रेन को छोड़कर जो बाकी के अंग हैं शरीर के, वो सामान्य तौर पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे माना यह जा रहा है कि थोड़ा बहुत, लेकिन राजू श्रीवास्तव रिकवर कर रहे हैं और बेहतर इलाज देने की डॉक्टर्स की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि हार्ट अटैक आने के बाद राजू के ब्रेन में सूजन आ गई थी, जिसके बाद लगातार उनकी हालत गंभीर होती जा रही थी। डॉक्टर्स की तरफ से हर बेहतर जो इलाज है वो देने की कोशिश उन्हें की जा रही है। और इस बीच आपको लखनऊ से एक बड़ी खबर दे दें। मशहूर डांसर सपना चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक टीम हरियाणा के लिए रवाना हो चुकी है। डीसीपी पूर्वी प्राची सिंह ने सपना चौधरी की गिरफ्तारी के लिए गठित की थी टीम और डांस कार्यक्रम रद्द करने और टिकट का पैसा डकारने के मामले में सपना चौधरी समेत अन्य लोगों के खिलाफ आशियाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और कोर्ट से समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं हो रही थी सपना चौधरी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। सोमवार को कोर्ट ने जारी किया था सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट और सपना न कोर्ट में उपस्थित हुए और न उनकी तरफ से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई। तो ऐसे में एक टीम जो हरियाणा के लिए रवाना की गई है वो गिरफ्तारी के लिए निकल चुकी है। सपना चौधरी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना हो चुकी है। सपना चौधरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम हरियाणा रवाना हुई है। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विवेक, सपना को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम हरियाणा के लिए रवाना हो चुकी है, क्या जानकारी? देखिए जी, सपना चौधरी लगातार कोर्ट से अनुपस्थित चल रही थी। यहाँ उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला है, रकम हड़पने का मामला है। अक्टूबर 2018 की घटना है जब स्मृति उपवन में एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें सपना को बुलाया गया था। हजारों लोगों ने इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट खरीदे थे, लेकिन रात 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आई। बहुत हंगामा हुआ था, लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी आशियाना थाने में, जो आयोजक कंपनी थी उसके खिलाफ और सपना चौधरी के खिलाफ। इस मामले में कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी, लेकिन सपना चौधरी कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी। 10 मई को कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया था, चूंकि कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया। लगातार अनुपस्थित रही, पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, वो नहीं आई। तो 10 मई को सपना चौधरी ने कोर्ट में सरेंडर किया था और जमानत देने की एक याचिका दाखिल की थी अपनी। अदालत ने उनकी याचिका मंजूर कर ली और उसके बाद सुनवाई फिर से शुरू हो गई, लेकिन सपना का वही रवैया लगातार जारी रहा और फिर से कोर्ट से गायब हो गई, अनुपस्थित रही। न उनके वकील की तरफ से हाजिरी माफी की एप्लीकेशन की गई, न ही कोई किसी तरह की प्रक्रिया की गई। इसके बाद कोर्ट ने एनवीडब्ल्यू जारी किया था इसी सोमवार को, यानी 2 दिन पहले एनवीडब्ल्यू जारी किया, जिसके जवाब में लखनऊ पुलिस ने उनकी तलाश में एक टीम हरियाणा भेजी है। टीम कल देर रात निकली है, सुबह आज पहुंचेगी कुछ देर में और वहां पर तमाम जो सपना चौधरी के परिवार है, ठिकाने हैं, जो उनका घर है, आवास है, वहां दबिश देगी। किसी भी तरह से सपना चौधरी को कोर्ट में, चूंकि कोर्ट के मामले लगातार पुलिस के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। एक तरफ अब्बास अंसारी को कोर्ट ने कहा है गिरफ्तार करके लाया जाए, दूसरी तरफ अब सपना चौधरी आ गई है। पुलिस अब्बास अंसारी की तलाश में ऑलरेडी 8 राज्यों में खाक छाप रही है। सपना चौधरी की तलाश में हरियाणा गई है। हरियाणा में अगर वो मिलती है तो ठीक है, नहीं तो पुलिस टीम वहां से दिल्ली भी जाएगी। में पता लगा है कि सपना चौधरी दिल्ली में कई जो उसके परिचित है वहां हो सकती हैं या फिर वो मुंबई में हो सकती है। तो यहाँ हरियाणा में अगर वो उससे वो नहीं मिलती है पुलिस को, तो उसके बाद ये टीम लगातार दिल्ली और मुंबई भी जाएगी। यानी लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि सपना चौधरी को गिरफ्तार करके। चलिए बिल्कुल विवेक, तो कहीं ना कहीं जो टीम है वो रवाना हो चुकी है। अब देखने वाली बात है कि गिरफ्तार होती है कि नहीं होती सपना चौधरी। जैसे आप बता रहे हैं कि हरियाणा के बाद दिल्ली भी टीम जो है वो जा सकती है, तलाश कर सकती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो गया है और कल मॉक ड्रिल होगी। आज दिन भर फाइनल तैयारी होगी। आज भी अलग अलग विभाग की टीमें मौके पर पहुंचेंगी। कल ट्विन टावर में धमाके का रिहर्सल किया जाएगा और 28 अगस्त को ट्विन टावर में अंतिम ब्लास्ट किया जाएगा। तो कल मॉक ड्रिल होगी। आज दिन भर फाइनल तैयारी ट्विन टावर को गिराने की जाएगी। और देखिए, लगातार जो विभागों की टीम है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज भी कई जो विभागों की टीम है वो पहुंचेगी, मौके का जायजा लेंगी, किस तरीके की तैयारी की गई है टावर को गिराने की, उसका जायजा लिया जाएगा।
नोएडा के ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराया जाना है, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो कल होने वाली मॉक ड्रिल के लिए आज तमाम से तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इस वक्त में ट्विन टावर के बाहर ही मौजूद है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। चूंकि अगर बात करें तो टावर को गिराने से पहले कल मॉक ड्रिल किया जाएगा और उसी फाइनल मॉक ड्रिल से पहले आज नोएडा के तमाम सारे विभाग के लोग यहाँ पर आके जांच करें। खासतौर से अगर बात करें तो नोएडा प्राधिकरण के लोग, पोल्यूशन बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस, इसके अलावा विद्युत विभाग समेत तमाम सारे जो संबंधित विभाग हैं वो यहाँ पे आके जायजा लेंगे कि कल जब टावर धराशायी किया जाएगा तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना आने पाए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो आसपास की सोसाइटी है, जब टावर धराशायी किया जाएगा तो आसपास जो सोसाइटी में लोग रहते हैं इनको भी अपने घरों से बाहर निकाला जाएगा। चूंकि जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है और यही कारण है कि जब इस विस्फोटक को अंजाम दिया जाएगा, यानी कि जब 28 अगस्त को इस बिल्डिंग को धराशायी किया जाएगा, इस ट्विन टावर को धराशायी किया जाएगा, तो यहाँ पे अगर बात करें तो रिमोट कंट्रोल से एक्सप्लोजन को एक्सप्लोज किया जाएगा ताकि जिस तरीके से जब ये डिमोलिश हो तो यहाँ पे तमाम तरीके से जो सुरक्षा के एहतियातन उपाय हैं वो किया जा सके। तकरीबन 100 मीटर की दूरी से बटन दबाकर बिल्डिंग को जमींदोज किया जाएगा। एक्सप्लोजन जोन से सभी को बाहर किया जाएगा अगर बात करें। इसके अलावा अगर बात करें तो विस्फोटक के लेकर भी जाँच पड़ताल की जा रही, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना होने पाए। और जब ये यहाँ पे बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगी, यानी कि जब बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, तो उसके बाद भी जो तमाम सारे संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जो तमाम सारे संबंधित विभाग के विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ पे आके जांच करेंगे और उसके बाद ही जो तमाम सारे आसपास सोसाइटी के लोग हैं उनको अपने फ्लैट्स में जाने की अनुमति देंगे। कैप्शन धर्मतक के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, नोएडा। इस वक्त खुद अविनाश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इस खबर पर उनकी नजर है। अविनाश, क्योंकि आज फाइनल तैयारी पूरी कर ली जाएगी और कल मॉक ड्रिल भी होने वाली है, कल कितने बजे ये मॉक ड्रिल होगी, किस तरीके की तैयारी आज जिसे फाइनल टच देने की कोशिश होगी टीमों की, बताइएगा। देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से ट्विन टावर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे अगर बात करें तो तमाम सारे जो अधिकारी हैं, खासतौर से नोएडा प्राधिकरण के, विद्युत विभाग के, इसके अलावा अगर बात करें तो पुलिस के जो ट्रैफिक के इंचार्ज हैं, पुलिस के जो तमाम सारे अधिकारी हैं, वो लोग यहाँ पे आके मौका मुआयना करेंगे। खासतौर से देखेंगे जो आसपास की बिल्डिंगें हैं, जो आसपास के ट्रैफिक हैं, जो आसपास की जो विद्युत कनेक्शंस हैं, उस पर किसी भी तरीके से प्रभाव न पड़े जब ये बिल्डिंग धराशायी हो। और यही कारण है कि आज सभी लोग आके यहाँ पे मुआयना करेंगे और इसके बाद अगर बात करें तो कल फाइनल मॉक ड्रिल की जाएगी। क्योंकि ये जो विस्फोट होगा तो ये विस्फोट रिमोट कंट्रोल के द्वारा किया जाएगा। रिमोट कंट्रोल के द्वारा तकरीबन 100 मीटर की दूरी से ये बटन दबाया जाएगा, जिसमें जब बटन दबाया जाएगा तो उस वक्त केवल 5 लोग ही मौजूद रहेंगे, बाकी अन्य किसी को वहां पे आसपास रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये पूरी तैयारियों को लेकर के आज यहाँ पे मुआयना किया जाएगा, जिसके बाद कल मॉक ड्रिल किया जाएगा और उसके बाद फिर अगर बात करें तो रविवार को यानी कि 28 अगस्त को इस बिल्डिंग को धराशायी करने का काम किया जाएगा। तो उससे पहले जो तमाम सारे संबंधित विभाग हैं वो यहाँ पे आके मौका मुआयना कर लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर देखिए तो आप आसपास की जो तमाम सारी सोसाइटी हैं, जो तमाम सारे फ्लैट्स हैं, वहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं, तो उनको भी घरों के बाहर निकाला जाएगा, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो लोग अपना घर छोड़ के बाहर आ जाएं और तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे रहें, जिससे कि जब ये मकान, जब ये बिल्डिंग धराशायी हो तो उसके बाद किसी भी तरीके से किसी लोगों को हानि न पहुंचे। और फिर जब बिल्डिंग ये धराशायी हो जाएगी तो उसके बाद पूरा मौका मुआयना किया जाएगा। उसके बाद फिर जो तमाम सारे नज़दीकी फ्लैट्स के लोग हैं उनको अपने अपने फ्लैट्स में जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये तमाम सारी चीज़ों की तैयारियाँ यहाँ पे की जा रही है। तकरीबन अगर बात करें तो यहाँ पे आसपास 300 के ऊपर फ्लैट्स हैं और उसमें तकरीबन अगर बात करें तो हज़ारों लोगों के ऊपर रहते हैं। तो सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पे रखना है, जिससे कि जब ये बिल्डिंग धराशायी की जाए, जब ये टावर धराशायी किया जाए तो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इन तमाम सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। अविनाश, बहुत धन्यवाद आपका, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सीएम योगी की। तो सीएम योगी आज रायबरेली के दौरे पर जाएंगे, जहां वो 1857 क्रांति के नायक बेनी माधव बख्श सिंह की 218वीं जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां सीएम योगी बतौर मुख्य अतिथि जननायक राणा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। सीएम योगी के इस दौरे को लेकर हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद भी कभी भी गांधी परिवार ने इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की और ना ही किसी दल ने की। लेकिन अब सीएम योगी के इस कार्यक्रम में पहुंचने से एक बड़ा वर्ग भाजपा की तरफ जुड़ सकता है। कहा यह भी जाता है कि राणा बेनी माधव को सिर्फ क्षत्रिय समाज के लोग ही नहीं मानते हैं, बल्कि पूरा रायबरेली उन्हें नायक मानता है। और ऐसे में मिशन 2024 को देखते हुए यूपी में कांग्रेस के आखिरी किले पर भी भाजपा ने चढ़ाई शुरू कर दी है। तो देखिए रायबरेली में ऑपरेशन कमल किस तरीके से काम करेगा, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती है आज और 218वीं जयंती है, जिस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खुद
सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। 11:30 बजे रायबरेली सीएम पहुंचेंगे। यहां पर 1857 की क्रांति के नायक यानी कि राणा बेनीवाल माधव को श्रद्धांजलि देंगे। राणा बेनी माधव को कभी तवज्जो नहीं दिया गया और सीएम के दौरे से सियासी हालात पर भी काफी असर संभव माने जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए, मां भारती के अमर सपूत अवध के गौरव अपने अतुल्य बलिदान से जन जन के हृदय में स्वाधीनता की ज्योति प्रज्वलित करने वाले राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मां भारती की आराधना में समर्पित आपका त्यागमय जीवन रहा और हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। तो देखिए, अपने रायबरेली दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने राणा माधव बख्श सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और तमाम जो बातें हैं उनका जिक्र भी किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुभव, रायबरेली का दौरा आज जो सीएम करने वाले हैं, कब तक पहुंचेंगे, किस तरीके का पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री का आज रायबरेली का दौरा और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 218वीं जयंती है राणा बेनी माधव की। 1857 की जो क्रांति हुई उसके एक तरीके से हम कहें तो आसपास का जो इलाका रहा यहाँ उसके जनक माने जाते हैं और कहीं ना कहीं रायबरेली के आसपास के इलाकों में उनका सम्मान है। उनकी 218वीं जयंती है और वहाँ खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं। उनकी जो प्रतिमा है वहाँ मुख्य चौराहे पर, उस पर माल्यार्पण करेंगे। फिर उसके बाद कुछ और कार्यक्रम है, उनसे जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। तमाम सारे ये कार्यक्रम है। आप एक तरीके से देखें तो ये एक कार्यक्रम लगेगा कि एक जयंती है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं और उसमें वो शामिल होंगे। लेकिन आप इसको अगर दूसरे नज़रिए से देखें, 2024 का लोकसभा चुनाव है। बीजेपी ने क्या कहा है कि 80 में 80 सीटें जीतनी है। 2019 में भी कांग्रेस के पास अगर कोई सीट रहेगी, कोई लोकसभा सीट रहेगी तो वो कौन सी थी? वो रायबरेली रहेगी। अब तैयारी ऐसी है कि कोई भी सीट छूटने ना पाए, इसीलिए इस तरह की रणनीति तैयार की गई है। और राणा बेनी माधव की अगर बात करें तो तमाम सरकारें आई, तमाम लोग सांसद रहे, विधायक चुने गए, पर कभी इस तरह का सम्मान नहीं मिला और इसीलिए ये रणनीति तैयार की गई। आपको अभी याद होगा, मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले बलिया गए थे तो वहाँ पर चित्तू पांडे की भी प्रतिमा का अनावरण किया था। यानी 1857 की क्रांति के जो जनक हैं, सरकार लगातार उनका सम्मान कर रही है और साथ ही साथ कोशिश ये भी है कि किस तरीके से उनके बारे में सबको बताया भी जाए। पर अब जब मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे रायबरेली तो इस कार्यक्रम के जरिए भी संदेश यही होगा कि किस तरीके से अन्य लोगों ने, अन्य पार्टियों ने राणा बेनी माधव को बुलाया और बीजेपी किस तरीके से उनको सम्मान दे रही है। हालांकि रायबरेली में हम मौजूद हैं, बारिश हो रही है तो हो सकता है कि लखनऊ में तो मौसम ठीक है, हेलीकॉप्टर से आना है मुख्यमंत्री को, थोड़ा कार्यक्रम में डिले भी हो सकता है। एक कार्यक्रम लखनऊ में भी होना है, वहाँ पर मुख्यमंत्री को सुबह लोक भवन में वो कार्यक्रम करना है, उस कार्यक्रम के बाद चलेंगे। पर देखिए, इस कार्यक्रम को अगर आप देखें तो सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि जयंती का कार्यक्रम बात है कि मिशन कमल पर निकली है रायबरेली में भाजपा, कितनी कामयाब होती है आने वाला वक्त बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका और आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपकी जानकारी। बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया है और ट्वीट के जरिए मायावती ने साधा निशाना। अखिलेश की रमाकांत यादव से मुलाकात पर उन्होंने ट्वीट किया, सपा आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। मायावती ने अपने बयान को फिर से दोहराया है, वो मुस्लिम नेताओं से मिलने जेल क्यों नहीं जाते। मायावती का अब देखिए ट्वीट भी आप देख रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख के द्वारा आजमगढ़ जेल पहुंचना, बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलकर उनसे सहानुभूति व्यक्त करने पर हम हर तरफ से तीखी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, जो इस आम धारणा को भी प्रबल करता है कि सपा इन्हीं प्रकार के आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। साथ ही विभिन्न संगठनों व आम लोगों के द्वारा भी सपा प्रमुख से ये सवाल पूछना क्या अनुचित है कि वो मुस्लिम नेताओं से मिलने जेल क्यों नहीं जाते हैं, जबकि उनका यूपी बीजेपी सरकार में सपा नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में कैद करके रखा जा रहा है। ये देखिए, ये पूरा ट्वीट है मायावती का और उन्होंने ये कड़ी प्रतिक्रिया अपनी दी है। दरअसल रमाकांत यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे अखिलेश यादव, उसी पर उनकी ये तीखी प्रतिक्रिया है, कटाक्ष है। अनुभव फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुभव, मायावती ने करारा प्रहार किया अखिलेश यादव पर। देखिए, ये बाहर आया मायावती का और इस तरह
मायावती नहीं, कोई पार्टी का नेता अपने पार्टी के किसी नेता से मिलने जाता है तो उस पर वो कभी कटाक्ष नहीं करते इस तरह का। लेकिन जो बात मायावती ने अपने ट्वीट में लिखी है, देखिए ओम प्रकाश राजभर ने भी इसी बात को लेकर अखिलेश यादव को घेरा, बीजेपी भी लगातार इसी बात को लेकर घेर रही है, शिवपाल यादव ने भी किया है, और अब मायावती ने भी ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर उसी बात को लेकर निशाना साधा है कि वो जेल में बंद रमाकांत यादव से तो मिलने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो मुस्लिम नेता है उन पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और कहीं न कहीं मायावती ने जिस तरीके से लिखा है कि जो समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है उससे ये बिल्कुल परिलक्षित होता है कि ये किस तरीके से जो इनके बाहुबली विधायक हैं उनसे मिलने जा रहे हैं और इसी तरह के आपराधिक तत्वों की संरक्षण। बिल्कुल, और अनुभव इस पर रिएक्शन क्या होता है समाजवादी पार्टी का या फिर अखिलेश यादव का, इसके लिए इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।